1857 के क्रांति के बाद के समय की। हम लोगों ने 1857 में एक बहुत ही जबरदस्त क्रांति किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। बावजूद इसके हम लोग आज़ाद नहीं हो पाए और हमें आज़ाद होने में 90 साल लगे क्रांति के बाद। तो अंग्रेजों ने ऐसी क्या क्या होशियारियां की थी, क्या क्या प्रावधान लाए थे, ऐसे कौन कौन से कानून लाए जिसकी वजह से बहुत समय लगा आज़ाद होने में और उन्होंने भारत पर अपना प्रभुत्व और भी मजबूत बना लिया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सबका स्वागत करता हूं द एजुकेशन पे। हम लोग इंडियन पॉलिटी को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं, संविधान के इतिहास को। मीन्स आज़ादी के पहले भी हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए थे जिनका प्रभाव आज भी दिखता है हमारे संविधान में, उन सब चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। तो आइए इस सीरीज के पार्ट 6 में आप लोग का स्वागत है। देखते हैं हम लोग कि आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, आज हम लोग का एजेंडा क्या क्या है। तो आज का जो हम लोग का एजेंडा है वो है कि 1857 में तो हम लोग क्रांति कर दिए थे, लेकिन 1858 में ही उन लोगों ने एक एक्ट पास कर दिया। ठीक है, देखेंगे अभी कि इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे। और महारानी विक्टोरिया जो है, 1857 से पहले तो कंपनी का शासन हुआ करता था। हम लोगों ने दो पार्ट में इस चीज को डिवाइड किया था जब हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने देखा था कि एक पार्ट है कंपनी का शासन और एक है ताज का शासन। ठीक है, तो यहाँ पे ताज का शासन स्टार्ट हो गया था, कंपनी का शासन खत्म। ताज का शासन कहने का मतलब है महारानी विक्टोरिया के हाथ में भारत का पूरे प्रशासन चला गया था। देखेंगे इसमें क्या क्या प्रावधान था। इसके बाद था 1861 में एक्ट आए, 1892 में एक्ट आए, 1892 में। तो आज हम लोग इन एक्ट्स को भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले एक्ट की ओर। 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम, इसका नाम दिया गया है। देखते हैं क्या था ये। ठीक है, तो आइए, ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम, और वीडियो भी बहुत दिन के बाद बन रहा है क्योंकि ये लैपटॉप ही गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो देखते हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम क्या था। क्या किया कि 1857 से पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी एक्ट्स लाए, कंपनी 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 का यहाँ पे वर्चस्व था, कंपनी कर रही थी। 1858 का जो ये एक्ट था उसमें शासन को महारानी विक्टोरिया के हाथ में दे दिया गया। महारानी विक्टोरिया मीन्स इंग्लैंड की जो रानी हुआ करती थी उस समय। ठीक है, देखिए शिफ्ट हो रहा है, कंपनी आई, कंपनी मजबूत हुई, कंपनी कमजोर हुई, कमजोर किया इंग्लैंड के संसद ने ही, पार्लियामेंट ने, और अब एकाएक महारानी विक्टोरिया के हाथ में शासन दे दिया। कहने का मतलब था कि उन लोगों को ये समझ में आ गया था क्रांति को देख करके, 1857 की क्रांति अगर नहीं होती तो महारानी विक्टोरिया के हाथ में शासन नहीं जाता। उन्हें यह समझ में आ गया था कि अब हम लोग को पूरे अपना कॉलोनी इसको समझना है और हमारी रानी जो है और हमारा पार्लियामेंट इस पर पूरा अपना शासन चलाएगा। शासन तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा कौन सा समय था कि महारानी विक्टोरिया के हाथ में शासन चला गया। तो 1858 का जो एक्ट आया उसी में महारानी विक्टोरिया के हाथ में हमारा शासन चला गया था, भारत का शासन चला गया था। फिर है कि गवर्नर जनरल एक पद हुआ करता था। 1857 से पहले, क्रांति से पहले या इस एक्ट के आने से पहले गवर्नर जनरल एक पद हुआ करता था जिसको कि भारत का प्रमुख माना जाता था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल पद को बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया वायसराय। क्या नाम कर दिया गया? वायसराय। ये थोड़ा सा यहाँ मिस है। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हम लोग यहां से 3 क्वेश्चन अभी तक सीख लिए कि महारानी विक्टोरिया के हाथ में कौन से अधिनियम के तहत शासन दिया गया था भारत का। तो ये दिया गया 1858 का भारत सरकार जो अधिनियम था। फिर है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन हुए? तो लॉर्ड कैनिंग हुए। ठीक है, और ये कब, और भारत का वायसराय पद जो है ये किस एक्ट के तहत
इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे भारत में, तो 1858 का भारत सरकार। फिर है कि हम लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट में देखा था, हम लोगों ने पिछले सीरीज में किसी एक वीडियो में देखा था, पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की थी। द्वैध शासन प्रणाली कहने का मतलब है कि राजनीतिक काम जो होगा वो अलग डिपार्टमेंट का होगा, और वाणिज्यिक मीन्स ये टैक्स का या फिर ट्रेड का, व्यापार का, ये सब काम जो होगा वो अलग डिपार्टमेंट का होगा। तो इसी को कहा गया था द्वैध शासन प्रणाली, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 में जो आया था वहां स्टार्ट किया गया था। तो अब जो है यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली खत्म कर दिया गया। उन लोगों को लगा कि ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट बना है ना, इसी में कमजोर होने के कारण, घूसखोरी होने के कारण ये विद्रोह जो है हुआ है। तो इन लोगों ने खोखला खोखला जो इन लोगों के हिसाब से था, उनको जो भी क्षेत्र लग रहा था उनको इन लोगों ने खत्म कर दिया और द्वैध शासन प्रणाली खत्म कर दी गई। तो द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुआ था भारत में? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। 1858 में द्वैध शासन प्रणाली खत्म कर दी गई। फिर है कि भारत का राज्य सचिव एक नया पद बना, ठीक है, भारत का राज्य सचिव, जो कि किसके लिए उत्तरदायी था? ब्रिटिश पार्लियामेंट का, जो इसको हेड, एक तरह से हेड कर सकते हैं, वो बनाया गया भारत का राज्य सचिव पद, ठीक है। और इसके अंदर कितने मेंबर हुआ करते थे? 15 मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। और मीन्स इन मेंबर का काम था कि इनका सहयोग करना, सलाह देना, और ये अपना ऊपर थे भारत के राज्य सचिव, एक नया पद दिया गया, ठीक है। कैबिनेट के हेड इनको कह सकते हैं। तो ये था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अगर इसको समराइज करें तो महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया शासन। दूसरा, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय बने एसी एक्ट के तहत, और द्वैध शासन प्रणाली खत्म कर दी गई, और भारत में राज्य सचिव, पहली बार राज्य सचिव पद का इंट्रोड्यूस हुआ, और यही हेड थे पार्लियामेंट के उस समय, कैबिनेट के। इसके अंदर 15 मेंबर हुआ करते थे। तो आइए, आशा करता हूं आप लोग इस एक्ट को समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, ये क्या था। यही वो अधिनियम था जिसने एक ऐसा नींव रख दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिसके कारण 90 साल तक शासन चलते रहा। ये एक शुरुआत थी नींव की, लेकिन ये बहुत मजबूत नींव रख दिया था। क्या होशियारी किया, देखिए उन्होंने क्या किया कि कानून बनाने का जो अधिकार है ना, और उसमें जो प्रतिनिधि भाग लेंगे, भारतीयों को भी शामिल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, भारतीयों को शामिल कर दिया था। अब इसे देखिए क्या होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ने लगा भारतीय लोगों के दिमाग में भी, चलो भाई हम लोग भी तो अब कानून बना सकते हैं, कानून में बनाने में भाग ले सकते हैं। तो इन लोगों को लगने लगा कि अब हम लोग का भी भागीदारी हो रहा है इस सरकार में। और उन लोगों ने ये सिर्फ होशियारी किया था, ये सिर्फ भाग ही ले रहे थे। लॉर्ड कैनिंग उधर वायसराय बन के बैठे हुए थे, ठीक है, अंतिम निर्णय तो उन्हीं का था। लेकिन ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया था कि अगर हम लोग भारतीयों का सहायता नहीं लेते हैं तो अब हम लोग भारत पे राज नहीं कर सकते हैं, कोई भी शासन नहीं चला पाएंगे। क्योंकि 1857 का क्रांति इतना भयानक क्रांति था, कभी हम लोग जरूर उस पर अलग से विस्तार में चर्चा करेंगे। बहुत ही खतरनाक क्रांति हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है। तो मेन जो यहाँ से मुद्दा है कि कानून बनाने का अधिकार भारतीयों को भी देना शुरू कर दिया। और इसमें क्या किया, लॉर्ड कैनिंग ने क्या लाया कि ये जो पटियाला के राजा थे, फिर सर दिनकर राव थे, 2-3 को और भी लाया, और इन राजाओं को इन्होंने एक अलग पद देना शुरू किया, ठीक है, मेंशन नहीं किया था, लेकिन अलग से इन लोगों को एक वैल्यू दिया जाता था, ठीक है, उन लोगों को फील कराया जाता कि आप लोगों के पास भी पावर है, लेकिन सिर्फ फील ही कराया जाता था। इसके बाद क्या हुआ कि अन्य गवर्नरों को शक्तियां देना फिर से शुरू कर दिया। बीच में क्या हुआ था, पहले तो गवर्नर बनाए गए, ठीक है, फिर बीच में क्या हुआ कि विधायी शक्ति मीन्स कानून बनाने की शक्ति गवर्नर्स को
गवर्नर के पास से छीन ली गई थी, मद्रास के हों, मुंबई के हों, पटियाला के हों, पंजाब के हों, जो भी हो, इनसे कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई थी। और कानून उस समय क्या बोलते हैं, वायसराय, वायसराय को ही दे दिया गया था। उस समय तो वायसराय पद नहीं था, जो पद था उसको दे दिया गया था। लेकिन अब वापस से क्या कहा कि लोग सब, अगर सारा का सारा लोग ही असंतुष्ट दिखेगा तो क्रांति होगी, ये समझ में आ गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो उन्होंने लोगों को संतुष्ट करना स्टार्ट किया, भारतीय लोगों को संतुष्ट कर दिया। अपने लोगों को, जिनसे इन्होंने, गवर्नर तो उनके लोग ही बनते थे, तो जिनसे भी कानून बनने की शक्तियां छीनी थी उनको वापस दे दी गई। लेकिन अंतिम निर्णय फिर भी कहां पे है, लॉर्ड कैनिंग के पास है। ठीक है, ये दिमाग का खेल चल रहा था। फिर वायसराय को शक्तियां बढ़ा दी गई, किसी को भी रख सकता है अपने सहयोग में, किसी को भी हटा सकता है, अंतिम निर्णय खुद का होगा। तो वायसराय की शक्तियां गवर्नर जनरल के पद से अधिक कर दी गई थी। एक तरफ उन्होंने वायसराय की शक्तियां बढ़ाई और एक तरफ लोगों को संतुष्ट किया, फील कराया कि आप लोग के पास भी पावर है। बात वही है, उन्होंने बैलेंस कर लिया तराजू को। ठीक है, तो यही होशियारियां थी, इन्हीं के कारण, यही मेन कानून है जिसके बाद भारतीय लोग फिर, मतलब साइकोलॉजिकल प्रेशर उन लोगों पर कम किया था धीरे धीरे। और फिर इसके बाद तो जो किया कर भी किया, उसका तो बात ही अलग है। तो ये था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में हाईलाइटेड यही है कि भारतीय लोगों को शामिल करने लगे, प्रतिनिधि बनाया कानून बनाने में, अन्य गवर्नर्स जिनसे शक्तियां छीनी थी उनको दे दी गई, और एक तरफ वायसराय की शक्तियां बढ़ा रहे थे। तो ठीक है, देखते हैं हम। तो आइए बात करते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम था, इसके बारे में। इन्होंने, इस अधिनियम ने तो और भी भारतीय लोगों को लड्डू खिलाना स्टार्ट किया। देखिए ये लड्डू किस तरह से खिला रहे थे, और लड्डू में क्या था। परिषद जो बना था उसमें से सदस्यों को की संख्या बढ़ानी शुरू करी। मतलब भारतीय लोगों का प्रतिनिधि जितना हम लोगों ने अपने पिछले एक्ट में देखा, जितने लोग हुआ करते थे, उससे ज्यादा संख्या बढ़ा दी गई इस एक्ट के तहत कि चलिए और लोग आप लाइए। ठीक है, और लोग को भी, गैर सरकारी लोग को लाइए और उनसे भी, उनको भी पावर फील कराइए, लड्डू खिलाइए। ठीक है, और एक तरफ क्या किया गया था, दूसरा को तो हम लोग बाद में देखते हैं, तीसरा में एक तरफ क्या किया गया कि सदस्यों की संख्या बढ़ाइए, भारतीय लोगों के सदस्यों की संख्या बढ़ाइए और भी लोग लाइए। ठीक है, लेकिन शक्तियों का प्रावधान जो था वो कर दिया गया था, लॉर्ड कैनिंग ही इसको बहाल करेगा। इसके लॉर्ड कैनिंग मतलब गवर्नर जो होंगे, वायसराय, इसके सिफारिश पे ही इन लोगों को, इन लोग मतलब ये सब जो सदस्य आएंगे इसके सिफारिश पे ही आएंगे। मतलब हालांकि और ऐसे भी आ सकते थे, लेकिन इनका सिफारिश चल सकता था। अब बताइए, लॉर्ड कैनिंग वैसे ही लोगों को प्रतिनिधि बनाते, वैसे ही लोगों को भाग लेने के लिए कहते, वैसे ही लोगों का सिफारिश करते, जिन जो इन लोग जो इसका बात मानते, बात नहीं मानते सिफारिश नहीं करते। तो ओवरऑल एक तरह से, एक तरफ मतलब प्रतिनिधि में सदस्यों की संख्या बढ़ाइए, भारतीय लोगों को खुशी मिल रहा था। लेकिन लॉर्ड कैनिंग की सिफारिश करेगा तब होगा। तो वही बात है, लड्डू खिला रहे थे, लड्डू में कुछ था ही नहीं इसमें था कि, और ये तो भारतीय लोगों के साइकोलॉजी से खेल हो रहा था। ठीक है, ये नहीं है कि उस समय के लोग मूर्ख हुआ करते थे, बहुत होशियार हुआ करते थे, लेकिन परसेंटेज जरूर हाई नहीं था। ठीक है, परिषद के कार्य में वृद्धि किया गया। क्या किया गया कि क्रांति जो हुआ था, तो एक चीज धीरे धीरे बाद में जाके 20-30 साल के बाद समझ में आया कि बजट पे बहस करना बहुत जरूरी है। तो क्या किया कि कार्यपालिका जो बजट बनाएगी, कार्यपालिका बजट जो बनाएगी, उस बजट पे बहस करेगी परिषद। ठीक है, जैसे अभी होता है कि बजट, अभी भी हम लोग के यहाँ बहस होता है ना कि बजट में ये ठीक नहीं है, या फिर यहाँ गड़बड़ी है, इस जगह और भी खर्चा हो सकता था। तो ये काम बहुत बहुत मजबूत कदम था कि कार्यपालिका बजट बनाएगी, जो मनसू नहीं बनाती। अब देखिए, अभी तक क्या हो रहा था, बजट बनाएगी तो बन गया, तो बन गया, कोई बहस नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं है कि बजट कैसे बनाना है। ठीक है,
मन हुआ जिधर मन हुआ खर्चा हो गया। लेकिन अब क्या काम कर दिया गया कि बजट बनाएगी कार्यपालिका लेकिन बहस करेगी परिषद। ठीक है, परिषद के जो सदस्य होंगे वो बहस करेंगे, उसमें भारतीय लोग भी होंगे, सरकार के लोग भी होंगे। ठीक है, तो ये मेन प्रावधान आए थे 1892 में। अगर इसको समराइज करें तो सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग के पास पावर था सिफारिश करने का, और कार्यपालिका जो बजट बनाएगी उस पर बहस करेगी परिषद। तो आशा करता हूं कि आप लोग को आज ये तीनों एक्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो बहुत जल्दी जल्दी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।